अगर हम समाज को ना एक निर्जीव या स्थिर चीज की तरह ना देखें, मतलब सोच कर देखिए कि ये एक जिंदा सांस लेता हुआ जीव है। बिल्कुल, एक विशाल जीव की तरह। हाँ, एक ऐसा जीव जो सदियों तक खेतों की गीली मिट्टी में अपनी जड़ें जमाए हुए था, लेकिन आज वो कंक्रीट, कांच और स्टील के जंगलों में सांस ले रहा है। ये काफी दिलचस्प विजुअल है ना? राइट। खेत की कच्ची पगडंडियों से लेकर मल्टी लेन एक्सप्रेसवे तक की जो ये यात्रा है, ये सिर्फ भूगोल का बदलना नहीं है। मतलब ये इंसान के सोचने, जीने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके का पूरी तरह से बदल जाना है। राइट। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी महापरिवर्तन की गहराई में उतरने वाले हैं। एग्जैक्टली। हमारे पास आज सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र से जुड़े कुछ बेहतरीन स्रोत हैं जो यूजीसी नेट के मास्टर गाइड से लिए गए हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक इंसान जो कभी जमीन के एक छोटे से टुकड़े से पीढ़ियों तक बंधा था, वो आज करोड़ों की भीड़ वाले महानगरों में पूरी तरह से गुमनाम कैसे हो गया। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया को समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, कोई जादू नहीं था। हाँ, इसके पीछे आर्थिक और वैचारिक शक्तियां लगातार काम कर रही थीं। हम अक्सर शहरों और गांवों को दो बिल्कुल अलग दुनिया मान लेते हैं, लेकिन हमारे समाजशास्त्रीय अध्ययन दिखाते हैं कि ये दोनों एक ही लंबी कहानी के दो सिरे हैं। तो चलिए फिर इस लंबी कहानी की जड़ों को थोड़ा खोदते हैं। जाहिर है शुरुआत वहीं से होगी जहां से समाज ने अपना शुरुआती आकार लिया, मतलब ग्रामीण और कृषि आधारित संरचना। बिल्कुल, द रूट्स। हाँ, रूट्स। हमारे स्रोतों में डैनियल थॉर्नर का एक बड़ा ही दिलचस्प क्लासिफिकेशन है। उन्होंने भारतीय कृषि समाज को 3 हिस्सों में बांटा है, मालिक, किसान और मजदूर। राइट। अगर इसे ऊपरी तौर पर देखा जाए ना, तो ये किसी बायोलॉजिकल फूड चेन की तरह लगता है। मतलब सबसे ऊपर वो जो शिकार करता है और सबसे नीचे वो जो बेचारा शिकार बनता है। ये कठोर लेकिन एकदम सच्ची तस्वीर है। डैनियल थॉर्नर ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि गांव में किसी की हैसियत इस बात से तय नहीं होती थी कि वो कितना अच्छा इंसान है। किस बात से तय होती थी? इस बात से कि जमीन के साथ उसका रिश्ता कैसा है। मतलब मालिक वो वर्ग है जिसके पास जमीन का कानूनी हक है, लेकिन वो खुद खेत की मिट्टी में अपने हाथ गंदे नहीं करता, वो सिर्फ मुनाफा लेता है। बिल्कुल। फिर आता है किसान, जो अपनी छोटी सी जमीन पर या पट्टे की जमीन पर अपने पूरे परिवार के साथ पसीना बहाता है। और सबसे नीचे मजदूर है, जिसका जमीन पर कोई हक नहीं होता, वो सिर्फ अपनी मेहनत बेचता है। और इसी सिस्टम को डीएन धनाग्रे ने थोड़ा और माइक्रो लेवल पर जाकर समझाया है। मतलब उन्होंने बताया कि इस पिरामिड के अंदर भी कई परतें हैं, जैसे जमींदार हो गए, फिर अमीर किसान, मध्यम किसान और तलहटी में भूमिहीन मजदूर। एग्जैक्टली। इस पिरामिड को देखकर ना एक बहुत ही विजुअल एनोलॉजी दिमाग में आती है, एक कीप या फनल की तरह। और व्लादिमीर लेनिन का जो अकृषिकरण या डीपेजाइंटाइजेशन का सिद्धांत है, वो इसी फनल के काम करने के तरीके को समझाता है। हाँ, लेनिन का वो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि जैसे जैसे खेती में पूंजीवाद या मुनाफे की सोच घुसती है, तो बीच का वर्ग यानी जो मध्यम किसान है वो पिसने लगता है। क्या ये ऐसा ही है कि फनल बीच से सिकुड़ रही है और लोग नीचे गिरते जा रहे हैं? ये फनल वाली उपमा सच में इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाती है। जब पूंजीवाद की एंट्री होती है तो मध्यम या गरीब किसान बाजार के कंपटीशन में टिक नहीं पाते, वो कर्ज भी डूब जाते हैं। हाँ, और अपनी जमीन खो बैठते हैं। तो ये फनल उन्हें नीचे की ओर धकेल देती है, जहां वो भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं या फिर पूरी तरह से खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और सारा का सारा मुनाफा ऊपर चला जाता है। एग्जैक्टली। सारी जमीन ऊपर के एक छोटे से हिस्से में जमा होने लगती है, जिन्हें लेनिन ने कुलक या अमीर किसान कहा। मध्यम वर्ग का इस तरह गायब होना एक बहुत बड़ी सामाजिक ट्रेजेडी है। और यहीं पर हमारे स्रोतों में एक और बड़ा ही दिलचस्प अंतर सामने आता है। कृषक बनाम किसान, मतलब इंग्लिश में कहें तो पेजेंट्स वर्सेस फार्मर्स। हाँ, लोग अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। बिल्कुल, हम आम बोलचाल में इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं। लेकिन थियोडोर शानेन जैसे जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने क्लियर किया है कि इनकी पूरी मेंटालिटी ही अलग होती है। बहुत अलग होती है। मतलब एक कृषक यानी पेजेंट वो है जो आसमान की तरफ देखकर बारिश की दुआ मांगता है ताकि बस उसके परिवार का पेट भर सके। वो पारंपरिक तरीके अपनाता है और समाज में उसकी स्थिति एक अंडरडॉग की होती है। और इसके ठीक उलट जो किसान है, मतलब जो फार्मर है, उसका नजरिया पूरी तरह से कमर्शियल होता है। वो बारिश का इंतजार नहीं करता। नहीं, वो आसमान की तरफ देखने से ज्यादा बाजार के भाव और ग्लोबल सप्लाई चेन पर नजर रखता है। उसका टारगेट सिर्फ पेट भरना नहीं है,
बल्कि सरप्लस प्रोडक्शन करके मुनाफा कमाना है। मतलब बिजनेस माइंडसेट। बिल्कुल, वो नई तकनीक, ट्रैक्टर और किराए के मजदूरों का इस्तेमाल करता है। इसलिए फार्मर का स्वभाव अक्सर आक्रामक होता है। वो अपने हकों के लिए आवाज उठाना जानता है। निर्वाह से मुनाफे तक का ये जो दिमागी शिफ्ट है, ये वाकई बहुत बड़ा है। अब इन सब आर्थिक पेचीदगियों के बीच गांव में एक और सिस्टम काम कर रहा था, जजमानी व्यवस्था। हाँ, जजमानी सिस्टम। विलियम वाइजर ने जब यूपी के करीमपुर में इसका अध्ययन किया तो इसे एक पारंपरिक एक्सचेंज सिस्टम के रूप में पेश किया। मतलब जहां एक जजमान जो जमीन का मालिक है, वो अपने कमीन यानी सेवा देने वालों को भोजन और सुरक्षा देता है और बदले में उनसे सेवाएं लेता है। राइट। अब जब इसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो एक पल के लिए लगता है कि वाह, ये तो एक बड़े और खुशहाल परिवार जैसा है, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या इंसान का स्वभाव कभी इतना निस्वार्थ रहा है? शायद कभी नहीं। मुझे तो ये खुशहाल परिवार वाली इमेज बहुत ही रोमानी और भ्रामक लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये सुरक्षा कम और एक तरह की कैद ज्यादा हो। और ये शक बिल्कुल सही है। समाजशास्त्री नजरिए से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जब ऑस्कर लुइस और टीओ बिडलमैन ने इस सिस्टम की परतों को खोला तो उन्होंने पाया कि वाइजर का नजरिया बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक था। मतलब असलियत कुछ और ही थी। जमीन पर हकीकत ये थी कि ये एक अत्यधिक शोषणकारी प्रणाली थी। ये कोई आपसी सहयोग या भाईचारा नहीं था, बल्कि सत्ता और प्रभुत्व का एक क्रूर खेल था। जजमान सिर्फ प्रोटेक्टर नहीं था, वो ये तय करता था कि कमीन की जिंदगी कैसी होगी। मतलब वो पूरी तरह से कंट्रोल करता था। हाँ, ये एक ऐसा फंदा था जिसमें जो इंसान जहां पैदा हुआ है उसे जिंदगी भर वहीं और उसी स्थिति में रहना है। बाप रे, यानी ये एक ऐसे गेम की तरह है जहां जो ताश के पत्ते बांट रहा है, सारे इक्के उसी के पास हैं और रूल्स भी वही बना रहा है। एग्जैक्टली। और इसे आंद्रे बेतैये के स्ट्रेटिफिकेशन मॉडल से काफी अच्छे से समझा जा सकता है। उन्होंने श्रीपुरम गांव की स्टडी की और संचयी असमानता या क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया। हाँ, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर कोई निचली जाति में जन्म लेता है तो उसकी जाति ही ये तय कर देती है कि उसके पास जमीन नहीं होगी और कोई सत्ता भी नहीं होगी। ये सारे नुकसान एक के ऊपर एक बस जमा होते जाते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी वो ये कि इस पूरी गैर बराबरी को उस वक्त समाज ने पूरी तरह से वैध मान लिया था। मतलब इसे एक्सेप्ट कर लिया था। इसे हार्मोनिक प्रणाली कहा जाता था। हार्मोनिक मतलब सब कुछ हार्मोनी में था? नहीं, हार्मोनिक इसलिए नहीं कि सब कुछ अच्छा या फेयर था, बल्कि इसलिए क्योंकि जिसे दबाया जा रहा था उसने ये मान लिया था कि यही उसका भाग्य है। ओहो, मतलब कोई आवाज ही नहीं उठा रहा था। बिल्कुल, सिस्टम को कोई चुनौती नहीं मिल रही थी। लोग अपने ही शोषण को परंपरा या धर्म का नाम देकर चुपचाप स्वीकार कर चुके थे। लेकिन इतिहास तो गवाह है ना कि जब कोई सिस्टम बहुत लंबे समय तक बंद रहता है और घुटन बढ़ने लगती है तो वो हमेशा के लिए स्थिर नहीं रह सकता। हाँ, कुछ तो टूटेगा ही। तो ये सदियों पुरानी जो इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था थी, ये टूटी कैसे? वो कौन सा कैटलिस्ट था जिसने इस यथास्थिति को हिला के रख दिया? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये बदलाव दरअसल बाहर से आया था, एक ऐसे साम्राज्य की वजह से जिसे परंपराओं से नहीं सिर्फ और सिर्फ मुनाफे से प्यार था। ब्रिटिश राज। बिल्कुल, ब्रिटिश राज। ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणालियों ने भारतीय गांव के उस पुराने ढांचे की पूरी रीढ़ ही तोड़ दी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो जमींदारी प्रथा लेकर आए, उसने जमीन को एक कमोडिटी बना दिया। मतलब एक ऐसी वस्तु जिसे खरीदा और बेचा जा सकता था, जो पहले कभी नहीं था। हाँ, पारंपरिक रिश्ते खत्म हो गए और बिचौलियों का यानी जमींदारों का एक बिल्कुल नया वर्ग खड़ा हो गया, जिनका काम सिर्फ किसानों को निचोड़कर अंग्रेजों को लगान देना था। और फिर रैयतवाड़ी और मेहरवाड़ी जैसी चीजें भी आईं। राइट, रैयतवाड़ी में सीधा किसानों से लगान लिया जाता था और महलवाड़ी में पूरे गांव के समूह से। लेकिन इन सब का रिजल्ट एक ही हुआ, किसान की जमीन छिनने लगी और वो एक बहुत ही भयानक कर्ज के जाल में फंसता चला गया। अब यहाँ वो स्प्रिंग वाली बात सच होती दिखती है कि जब आप दबावों को एक लिमिट के पार ले जाते हैं तो जाहिर है प्रतिरोध जन्म लेगा ही। इससे पहले किसानों का गुस्सा सिर्फ अपने लोकल जमींदार तक सीमित रहता था। हाँ, वो बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते थे। लेकिन जब हम चंपारण का 1917 का आंदोलन देखते हैं जहां जबरन नील की खेती कराई जा रही थी, या फिर 1946 का बंगाल का तेभागा आंदोलन देखते हैं, ये सिर्फ छुटपुट विद्रोह नहीं थे।
ये एक जागृति थी। एग्जैक्टली ये इस बात का सबूत थे कि कृषक चेतना जाग रही थे। किसान अब ये समझ रहे थे कि उनका असली दुश्मन सिर्फ गांव का जमींदार नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा सिस्टम है जो उस जमींदार को संरक्षण दे रहा है। सही कहा। और इसी तरह सरदार पटेल के नेतृत्व में खेड़ा और बारदोली के आंदोलन हुए। दक्षिण में मोपला विद्रोह हुआ। ये सब आंदोलन चीख चीख कर बता रहे थे कि गांव की वो पुरानी हार्मोनिक प्रणाली अब पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। अब वो एक्सेप्टेंस खत्म हो गई थी। बिल्कुल। जमीन को लेकर जो बेताबी और गुस्सा था, उसे शांत करने के लिए आजादी के बाद 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने भूदान जैसा एक रक्तहीन आंदोलन भी शुरू किया था, जिसमें वो स्वेच्छा से जमीन दान करने की बात कर रहे थे। हाँ, एक अपील थी जमींदारों से। लेकिन ये बहुत छोटे स्तर पर ही सफल हो पाया। जब जमीन छिन गई, कर्जा सर से ऊपर चला गया और गांव में अपना अस्तित्व बचाना ही नामुमकिन हो गया, तो मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रवासन यानी माइग्रेशन का रास्ता खुल गया। और ये जो पलायन था, ये कोई बेतरतीब या रैंडम भीड़ का चलना नहीं था। एवरेट ली का माइग्रेशन का सिद्धांत इसे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समझाता है। हाँ, पुश और पुल फैक्टर। एग्जैक्टली। गांव की गरीबी, भुखमरी और वो जो जातिगत उत्पीड़न था, उसने लोगों को धक्का दिया, मतलब पुश किया। और शहरों में जो नए कारखाने, रोजगार और एक सो कॉल्ड आज़ादी पनप रही थी, उसने उन्हें अपनी ओर खींचा, यानी पुल किया। और ईजी रेवेंस्टीन तो कहते हैं कि ये प्रवासन अक्सर कदम दर कदम होता है। मतलब सीधा बड़े शहर नहीं जाते। नहीं, इंसान पहले किसी पास के छोटे कस्बे में जाता है और फिर वहां से किसी बड़े शहर की ओर बढ़ता है। और यहाँ ना विलियम रैली का ग्रेविटी मॉडल बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। ग्रेविटी मॉडल ये कैसे काम करता है? जरा सोचिए कि शहर अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल या किसी विशाल ग्रह की तरह है। शहर का आकार जितना बड़ा होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, मतलब वो दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। बिल्कुल। और सैमुअल स्टॉफर कहते हैं कि इस यात्रा के बीच में अगर व्यक्ति को कोई नया मौका या अवसर मिल जाए तो वो अपनी दिशा बदल भी लेता है। लेकिन इन सबके बीच एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। जब लाखों लोग शहरों की ओर खिंचे चले आते हैं, तो क्या शहर हमेशा बाहें फैलाकर उनका स्वागत करता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि शहर कोई जादुई जगह तो है नहीं, जहाँ स्पेस की कोई कमी ना हो। जब शहर की नसें चोक होने लगती हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हाफने लगता है, तो फिर क्या होता है? तब पुशबैक होता है। राइट। आशीष बोस का जो सिद्धांत है पुशबैक कारक, शहर भी एक टाइम के बाद ना लोगों को वापस धकेलने लगता है या फिर उन्हें हाशिए पर फेंक देता है। हाँ, वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं। और एक और दिलचस्प बात, जब लोग इस तरह आगे पीछे धकेले जा रहे होते हैं, तो वो अकेले सफर नहीं करते। मैकम मैरियट का एक सिद्धांत है सार्वभौमीकरण बनाम संकुचितीकरण। मतलब जब गांव का कोई इंसान शहर जाता है, तो वो सिर्फ अपना शरीर नहीं ले जाता, वो अपने देवी देवता, अपने खाने की आदतें, अपनी पूरी संस्कृति को भी, मान लीजिए, एक सूटकेस में भरकर ले जाता है। इसे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है। जब गांव की कोई स्थानीय देवी या कोई छोटा सा त्योहार प्रवासियों के साथ मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े महानगर पहुंचता है और वहां जाकर एक विशाल सार्वभौमिक उत्सव बन जाता है, तो इसे सार्वभौमीकरण या यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं। मतलब एक छोटी परंपरा का बड़ा और व्यापक हो जाना। एग्जैक्टली। और वहीं जब शहर का प्लास्टिक या कारखाने में बना कोई सामान गांव पहुंचता है और वहां के मिट्टी के बर्तनों या लोकल कारीगरी की जगह ले लेता है, तो वो संकुचितीकरण या पैरोकियलाइजेशन है। ये विचारों और संस्कृतियों का एक लगातार चलने वाला लेन देन है, जो माइग्रेशन के साथ साथ चलता रहता है। तो अब हमारी ये चर्चा उस यात्रा के तीसरे और सबसे कॉम्प्लेक्स पड़ाव पर पहुंचती है, द डेस्टिनेशन, यानी मंजिल, महानगर। हाँ, जब इंसान ये सब कुछ समेट कर शहर पहुंचता है, तो शहर आखिर है कैसा? हमारे देश में किसी जगह को सेंसस टाउन या जनगणना शहर कहलाने के लिए न सिर्फ भीड़ का होना काफी नहीं है, इसके रूल्स काफी सख्त है। बहुत सख्त हैं। 5,000 की कम से कम आबादी होनी चाहिए, डेंसिटी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए, और सबसे अहम बात, कम से कम 75% पुरुष कामकाजी आबादी खेती के अलावा किसी और काम में लगी होनी चाहिए। और जब ये पैमाना और आगे बढ़ता है तो शहर महानगर बनता है, और फिर जीन गॉटमन के अनुसार मेगालोपोलिस बनता है, जहां आबादी 1 करोड़ के पार हो जाती है। और शायद फ्यूचर में हम मेटा सिटी भी देखेंगे, जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे। लेकिन ये सब तो सिर्फ आंकड़ों की बातें हैं। शिकागो स्कूल के लुइस वर्थ ने कहा था
कि शहरी जीवन सिर्फ इन ऊंची इमारतों और डेमोग्राफिक्स तक सीमित नहीं है। अर्बनिज्म बेसिकली जीवन जीने का एक पूरा तरीका है, एक लाइफस्टाइल है। हाँ। वर्थ ने शहर की 4 मुख्य विशेषताएं बताईं: क्षणभंगुरता, सतहीपन, गुमनामी और व्यक्तिवाद। मतलब रिश्ते बहुत ही टेम्परेरी होते हैं। बिल्कुल, बस स्टॉप पर खड़े होने जितने छोटे। आप लिफ्ट में किसी के साथ जाते हैं, मौसम की बात करते हैं और फिर शायद जिंदगी में कभी नहीं मिलते। इंसान अपने आप में सिमट जाता है और इतनी विशाल भीड़ में पूरी तरह से गुमनाम हो जाता है। अब यहाँ ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स खड़ा होता है। अगर हम उस पुराने गांव की जजमानी व्यवस्था को याद करें तो वहाँ कोई गुमनामी नहीं थी। वहाँ तो हर कोई सबको जानता था। हाँ, गांव में सबको पता था कि कौन किस जाति का है, किसके पास कितनी जमीन है। तो जब व्यक्ति शहर आता है और अचानक गुमनाम हो जाता है, तो क्या ये गुमनामी उसे एक आज़ादी देती है? ये एक सोचने वाली बात है। मतलब क्या ये उसे जाति और जमीन की उन पुरानी बेड़ियों से सच में आज़ाद कर देती है, या फिर उसे इस कंक्रीट के जंगल में पूरी तरह से अकेला और निहत्था छोड़ देती है? ये ना शहरी जीवन का सबसे बड़ा सच है। शहर एक ही समय में इंसान को आज़ाद भी करता है और अलग थलग भी कर देता है। वो कैसे? देखिए, एक दलित व्यक्ति जो गांव में भयानक जातिगत उत्पीड़न का शिकार था, वो शहर आकर एक कारखाने में नौकरी कर सकता है, एक नया सूट पहन सकता है और शायद कोई उससे उसकी जाति भी नहीं पूछेगा। ये तो एक बहुत बड़ी आज़ादी है। बिल्कुल है, लेकिन आंद्रे बेतेई ने इसे डिसहार्मोनिक प्रणाली कहा है। आधुनिक शहर और हमारा जो राज्य है वो समानता का दावा करते हैं, लेकिन असलियत में यहाँ एक नई तरह की असमानता पनप रही है, जिसे बिखरी हुई असमानता या डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी कहा जाता है। बिखरी हुई असमानता। ये टर्म बहुत ही सटीक है। अगर हम गांव से तुलना करें तो गांव की असमानता एक सीढ़ी की तरह थी। हर किसी को साफ पता था कि वो किस पायदान पर खड़ा है। एकदम स्पष्ट था। लेकिन शहर की असमानता ना एक भूल भुलैया या मेज की तरह है। इसमें दीवाने तो हैं, लेकिन वो अदृश्य हैं। वो पैसे से बनी है, शिक्षा से, इंग्लिश बोलने की क्षमता से और आपके पिन कोड से बनी है। इंसान को लगता है कि वो इस भूल भुलैया में कहीं भी जाने के लिए आज़ाद है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ खास हिस्सों में ही कैद होता है। ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। और ये जो अदृश्य भूल भुलैया है, ये हमारे शहरों के भूगोल में बहुत साफ दिखाई देती है। आज के महानगर 2 बिल्कुल विपरीत दुनियाओं में बढ़ चुके हैं। अमीर और गरीब की दुनिया। हाँ, रूथ ग्लास ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस का जिक्र किया था, जेंट्रिफिकेशन। जेंट्रिफिकेशन ये आजकल बहुत देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा। जब शहर के किसी पुराने, गरीब या अल्पसंख्यक इलाके को विकास के नाम पर नया रूप दिया जाता है, वहाँ अचानक से महंगी कॉफी शॉप्स और आर्ट गैलरी खुल जाती हैं, तो वहाँ का किराया आसमान छूने लगता है। बिल्कुल। और नतीजा ये होता है कि जो वहाँ के पुराने और मूल निवासी हैं, वो वहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं और उस जगह पर उच्च वर्ग का कब्जा हो जाता है। और फिर ये उच्च वर्ग अपने लिए क्या बनाता है? गेटेड कम्युनिटीज। एग्जैक्टली। जहां ऊंची दीवारें होती हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है और 24 घंटे सुरक्षा गार्ड उन्हें बाकी शहर से अलग करते हैं। और ये जो दीवार है ना, ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये एक बहुत गहरी सोशल डिवाइडिंग लाइन है। मतलब जो लोग इन गेटेड कम्युनिटीज का कचरा उठाते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं या गाड़ियां धोते हैं, वो शहर के अंडर बेली यानी निचले और अंधेरे हिस्से में रहते हैं। मलिन बस्तियों और स्लम में। हाँ, चार्ल्स मरे ने इस वर्ग के लिए अंडर क्लास शब्द का इस्तेमाल किया। ये वो लोग हैं जो विकास की दौड़ में इतने पीछे छूट गए हैं कि अब मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में उनका लौटना लगभग नामुमकिन सा हो गया। वो पूरी तरह हाशिए पर हैं, जहां अपराध और सरकारी योजनाओं पर निर्भरता बढ़ जाती है। और इसके अलावा शहरों में एथनिक गेटोज भी बन जाते हैं। हाँ, गेटो, जहां एक ही धर्म या समुदाय के लोग अपनी सुरक्षा या मजबूरी के कारण बस एक जगह सिमट कर रह जाते हैं। यही कारण है कि आज का शहर सिर्फ एक गंतव्य या डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक नया युद्ध क्षेत्र है, जहां हर रोज रिसोर्सेज और पहचान की लड़ाई लड़ी जा रही है। बिल्कुल। गांव से चले इंसान ने जो यात्रा सदियों पहले शुरू की थी ना, वो यहाँ महानगर की इन मलिन बस्तियों और गेटेड कम्युनिटीज के बीच आकर एक नई तरह की असमानता में फंस गई है। तो अगर हम इस पूरी विशाल यात्रा को एक धागे में पिरोएं, तो हमने आज देखा कि कैसे समाज ने अपनी शुरुआत एक ऐसी जजमानी व्यवस्था से की जो दिखने में शांत थी, लेकिन भीतर से बहुत शोषणकारी थी। फिर ब्रिटिश राज आया।
और मुनाफे की भूख ने उस बंद कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। जमीनें छिनी, विद्रोह हुए, चेतना जागी, और जब गांव की मिट्टी ने इंसान का साथ छोड़ दिया तो वो शहर की तरफ भागा। लेकिन शहर ने उसे एक ऐसी भूल भुलैया में डाल दिया जहां वो आज़ाद तो है, लेकिन फिर भी जेंट्रिफिकेशन और घेटों की अदृश्य दीवारों में कैद है। और ये सब जानना ना सिर्फ कोई किताबी या एकेडमिक चर्चा नहीं है। जब लोग रोजगार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, या जब हम अपने ही शहर के किसी पुराने मोहल्ले को टूटकर वहां महंगे कांच के अपार्टमेंट बनते हुए देखते हैं, तो ये सब उसी जेंट्रिफिकेशन का जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल, हम सब इस बड़े से सोशियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट का हिस्सा हैं। हाँ, इन थ्योरीज और तंत्रों को समझना हमें ये देखने की ताकत देता है कि हमारे आसपास की दुनिया असल में काम कैसे कर रही है। सही कहा। अब आज की इस चर्चा को ना एक ऐसे विचार के साथ विराम देते हैं जो शायद हमें भविष्य की एक झलक दे सकें। चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय गांवों को कभी लघु गणतंत्र या लिटिल रिपब्लिक्स कहा था, मतलब जो अपनी दुनिया में मस्त और आत्मनिर्भर थे। आज जब हमारे शहर पूरी तरह से दीवारों और स्लम में बढ़ चुके हैं, तो लोग अपनी पहचान और अपनी कम्युनिटी खोजने के लिए इंटरनेट की ओर जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और गहरा शिफ्ट है, जमीन से शहर और अब शहर से स्क्रीन तक की यात्रा। एग्जैक्टली। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये डिजिटल दुनिया, ये ऑनलाइन फोरम और कम्युनिटीज हमारा अगला और अंतिम गंतव्य है? क्या ये इंटरनेट भविष्य का नया लघु गणतंत्र बनेगा, जहां कोई गेटेड कम्युनिटी नहीं होगी, कोई स्लम नहीं होगा और हर इंसान सिर्फ अपने विचारों के आधार पर परखा जाएगा? या फिर ये डिजिटल दुनिया इन शहरी खाइयों को और भी ज्यादा गहरा कर देगी, जहां एल्गोरिदम्स ही नए जमींदार बन जाएंगे और हम अपनी ही सोच के डिजिटल घेटों में कैद हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने भविष्य के समाज पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।